हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एएलपी सीवीटी 1 जो कि 10 अगस्त 2018 का शिफ्ट वन में जो हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स से देखेंगे। और टोटल इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन को हम लोग को पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं, और देखिएगा मज़ा आएगा करने में और कुछ सीखने भी मिलेंगे। कहता है दी गई आकृति नीचे दी गई प्रश्न आकृति में किसी एक में निहित है, तो उत्तर आकृति कौन सी है। यानी ये वाला जो प्रॉब्लम फिगर है, ये वाला फिगर कहाँ पर मिलेगा, क्या इसमें मिलेगा? नहीं, यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखिए इसमें उल्टा बन रहा है, इधर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्राय सभी लोग कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन को भी सही करने का यहाँ पे व्यवस्था है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुकिएगा, थोड़ा देर देखने में मज़ा आएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो आगे तक जाइएगा, नहीं तो फिर आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर करा a बराबर इतना है और b बराबर इतना, तो a b का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए a को अगर हम सोल्व करें तो -14 प्लस का 4, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा -10। अगर b को हम सॉल्व करना चाहें तो b बराबर क्या दिया है 4 - 14, तो यहाँ b बराबर भी -10 आ जाएगा। तो हमको a b का मान पूछा है, यानी a इंटू b का मान पूछा है। a का मान -10, b का मान -10, तो माइनस माइनस प्लस और 10 इंटू 10 100। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अभी देखिए इसमें शुरुआत में कुछ इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़िएगा कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। ये क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कि हम टेस्ट सीरीज से उठाया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2018 में 10 अगस्त 2018 को हुआ था, उसी से मैंने लिया है। और यहाँ से देखिए दोस्त, पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो सारा के सारा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, और जो नहीं तो फिर इधर उधर भटकते रहेंगे। हालांकि यहाँ से देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटा। अगर 1.5 से 2 घंटा तक आप अगर रुक जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। घड़ी में अपराह्न 8 बजे का समय दिखाने पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए हम लोग जो एक फार्मूला बताए थे, 11 गुना मिनट अपॉन 2 माइनस घंटा गुना 30, यह फार्मूला हमने बताया था। तो इसी पे हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ 8 बजे डायरेक्ट लिखा है, 8 बजे को हम कैसे लिख सकते हैं, 8:00 इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 11 मिनट के जगह पे 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ 8 बजे क्या होगा, मिनट में 0 होगा, अपॉन 2 माइनस घंटा के जगह पे 8 को पुट करना है और 30 से गुना करना है। तो ये तो 0 बन जाएगा, -8 × 24 240। ओके, लेकिन ऑप्शन में कहीं 240 नहीं दिख रहा है। इसको सोल्व कीजिएगा तो -240 आएगा, लेकिन माइनस में आए या प्लस में आए, लेना है प्लस में ही है। लेकिन 240 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं है ऑप्शन में। तो इसके लिए हमने बताया था अगले वीडियो में कि अगर नहीं आए ऑप्शन में तो आपको 360 में से माइनस कर देना है। जो ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है उसको 360 में से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, नेक्स्ट
समुद्र में मौजूद समुद्री खरपतवारों के बड़े मात्रा से अंतहीन स्रोत उत्पन्न हो सकता हुआ है, तो ये मीथेन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, ये बस बोर्ड मास का प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं इसको, इस प्रश्न को। बोर्ड मास का तो रूल आप लोग जानते होंगे। बोर्ड मास का बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले जो ब्रैकेट आता है उसका काम कीजिए, ओ मतलब ऑफ का हिंदी का, डी मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो ये रूल होता है बोर्ड मास का। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है, लेकिन ब्रैकेट बहुत सारे हैं, तो इधर से यहाँ से शुरू करते हैं, ये ब्रैकेट से शुरू करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -18 -2, यही ना। तो यहाँ तक अगर हम सोल्व कर लें तो माइनस का 20 आएगा, फिर यहाँ पर है +20, तो ये +20 कितना है 27, तो प्लस माइनस माइनस यानी 27 - 20, तो यहाँ से 7 आ गया, यानी यहाँ पर का के बाद 7 आ जाएगा, -3 का मतलब गुना 7, ओके। तो यहाँ इन दोनों ब्रैकेट को हल कीजिएगा, यानी ये, तो ये 7 या 21 माइनस 4, ये भी माइनस में, ये ब्रैकेट, अब प्लस इधर है 78, देख लेते हैं। तो 78 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर चिन्ह सेम रहेगा 25, इसमें घटाइए तो कितना बचता है 3 5 53। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ये सिर्फ बोर्ड मास का प्रश्न था, समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, इजी रहता है। हालांकि आप लोग अगर सेट मारते होंगे तो आप लोग को तो पता होगा कि इसमें आप लोग कितना नंबर ला सकते हैं। हालांकि आप देखिएगा 75 नंबर में आप कितना कर सकते हैं। हमारे करने से पहले आप भी करने का कोशिश कीजिएगा, उससे बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर मध्य अनुपात की पूछा है, तो मान लेते हैं ये a दिया है और ये b दिया है। जब दो संख्या का मध्य अनुपाती पूछा जाता है तो √a × b ये लगा सकते हैं। ये मध्य अनुपाती बराबर फॉर्मूला होता है, √a यहाँ पर b का जगह पे 98, तो 196 का वर्गमूल क्या होगा 14, तो इसका आंसर आपका 14 हो जाएगा। हालांकि एक और होता है, जैसे तृतीय अनुपाती, ये मध्य अनुपाती था, एक तृतीय अनुपाती होता है अनुपाती, उसका फॉर्मूला होता है b²/a, उसमें भी a और b दिया रहेगा और तृतीय अनुपाती पूछेगा, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्त, आप ही लोग में से कई लोगों ने कहा कि इस सीरीज को चालू रखिए, तो इसलिए मैं इस सीरीज को चालू रख रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे वीडियो से किसी 10 को भी फायदा हो रहा है तो हम धन्य हैं। हालांकि आपकी मर्जी, आप सपोर्ट कीजिए तो भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा दिल से खुशी मिलेगा, है कि नहीं। 46/24 का वर्गमूल क्या होगा? 46/24 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पर लास्ट में 4 है, देखिए इसको सोल्व करना जरूरी नहीं है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे हम बिना सोल्व किए इसको बना सकते हैं। देखिए लास्ट में 4 आने का मतलब कि जिसका भी वर्गमूल होगा उसके लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसमें 2 तो नहीं है, इसमें ना ही 2 है ना ही 8 है, इन दोनों में तो नहीं है। लास्ट में 2 या 8 होनी चाहिए, लास्ट में 4 आने के लिए, है कि नहीं।
रहा फिर 46। अगर हम यहाँ पर इन संख्या को उठाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 72 ना होकर 70 होता, तब फिर इसका स्क्वायर आसान हो जाता है कि नहीं। तो ये 4900 हो जाता, 4900, और ये 4900 से तो यानी 4600 से तो ये ज़्यादा है, तो इसलिए 72 वाला भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये आपका राइट है। हालांकि आप निकाल कर देख सकते हैं, हम तो जो इजी वे रहेगा उसी को बताने का कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोग पुराने तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे या तो गुणनखंड करके या तो फिर इस वाले तरीके से 46 24 इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि उस तरीके को अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं इस तरीके को। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसे नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, और इसे हम भी नहीं पढ़े थे, शायद अजीत अंशु प्रकाश है, क्योंकि पुराने करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है अभी। चलिए इसको देखते हैं। H2O2 प्लस Cl2 का रिएक्शन करवाने पर क्या बना, 2HCl प्लस O2। तो अभिक्रिया में H2O2 क्या है, H2O2 यहाँ पर एक अपचायक है, एक अपचायक के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, हम आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस के जैसे फिजिक्स वगैरह हो गया, बायोलॉजी वगैरह, इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और कुछ क्वेश्चन देखिए हमारे भी बस की बात नहीं है, हो सकता है आप लोग जानते हो, हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि 75% क्वेश्चन में हम 75 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही तरीके से जानता हूँ। जरूर देखिए, रिजल्ट बनाने के लिए हमें 75 क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप इसमें 70 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, CBT 1 का रिजल्ट आसानी से बन जाएगा। इसमें 65 भी आप कर पाते हैं तो बन जाएगा, क्योंकि दोस्त मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया था, NTPC का, उसमें से CBT 1 भी निकाला था, CBT 2 भी निकाला था। तो CBT 1 में मैंने टोटल 60 क्वेश्चन ही किया था, 60 क्वेश्चन ही, जिसमें कि मेरा 56 सही हुआ था और 4 गलत, और मेरा रिजल्ट हो गया था CBT 1 में। तो इसीलिए कहते हैं दोस्त, ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन कर सकें, रिजल्ट जितना में बन सके उतना क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, इतना वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यानी भुजा पूछ रही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, है कि नहीं, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 दिया है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा, यानी ये भी लिख सकते थे ए स्क्वायर, या तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर √196, और √196 का मतलब 14, यानी भुजा कितनी है, 14 मीटर। ओके, नेक्स्ट गति का पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको गति का 3 समीकरण देखने मिलता है। एक मिलता है v बराबर u प्लस AT, ये आपका पहला समीकरण है। एक मिलता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। एक मिलता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका तीसरा समीकरण है। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि पहला समीकरण के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं पकड़ने का। ए सभी में है तो ए को नहीं लेना है, ए के बारे में नहीं सोचना है, ए को कट कर दीजिए। रहा इसमें बचा क्या, एक वेग है, ये भी वेग ही है, ये समय है। तो पहला समीकरण हमें जो बताएगा वेग
और समय को बताएगा, वेग और समय को बताएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ये आंसर है, वेग और समय। दूसरा समीकरण जो हमें बताएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी, एस मतलब क्या होता है, दूरी, और टी मतलब समय। तो यहाँ पर दूरी और समय को बताएगा, समय का नहीं, कहीं कहीं लिखा रहेगा स्थिति, स्थिति और समय को बताएगा, ये बात लिखा रहेगा। और यहाँ पर आपको जो बताएगा स्थिति और वेग को बताएगा, स्थिति और वेग को, स्थिति और वेग को बताएगा। ये एस मतलब क्या, दूरी या स्थिति या वेग को बताएगा। तो ये तीनों समीकरण से है रिलेटेड और इनसे पूछा जाता है, तो इसलिए हमने कहा कि तीनों में ए है, ए से कोई लेना देना नहीं है, ये को हटा दीजिए साइड। रहा इसमें ये टर्म, तो यहाँ वेग, यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर वेग और समय, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये समीकरण तीनों याद रखनी होगी आपको, फिर आसानी से ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, खाली स्थान को भरिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग भी कर पाइएगा। देखिए इसका मिरर फॉर्मूला, यहाँ पर सेम टू सेम अगर सोच लीजिए, यहाँ पे जो मिरर लगा रहा था, तो सेम टू सेम मिरर बनाया, ये फिगर है, इसका प्रतिबिंब है। तो उसी तरह इसका, यहाँ पर कोई फिगर है तो इसका एक प्रतिबिंब बना होगा। तो ये खाली वाला जस्ट इस जगह सटा हुआ होना चाहिए, तो खाली वाला जस्ट सटा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इस टाइप का यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ ए में है। देखिए यहाँ पर जो है सेम जस्ट इसका सटा हुआ है, ठीक नहीं, तो इसका ये नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। निर्वात में प्रकाश का वेग, ये तो बच्चा को याद है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये ऐसे भी आपको याद रख लेना होगा। नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि 27% ही लोग आंसर सही कर पाया है। इसका मतलब इस सवाल में जाना, और एक टाइम भी देखिए कितना लोग अधिक टाइम लिया है। तो इसको हम करने का एक अलग तरीका बताएंगे, जो पुराने तरीका उस तरीके से हम लोग नहीं हल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ए अगर अपनी क्षमता से करे, बी भी अपनी क्षमता से, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू क्षमता, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही चीज़ हम लगाएं। तो इन दोनों का क्षमता है, ये क्या है, क्षमता। मान लिए ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी, तो इसको 12 दिन लगा, इसको 12 दिन लगा, ये टाइम है, यहाँ पर ये समय। तो ये कुल कार्य हुआ कि नहीं। हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे। इस लाइन को अभी हम नहीं देखेंगे, इस लाइन को देखते। ए अकेला काम करे तो 21 दिन लगता है, अगर ये अपनी क्षमता से करे तो 21 दिन लगता है। तो ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर अभी हम रहने देते हैं, यहाँ तक तो हम लोग सोल्व कर लिया, इसको रहने देते हैं। अब इस टर्म को पढ़ते हैं। हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा, यानी जब काम कर रहा था ए और बी एक साथ काम कर रहा था, तो ये कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया। तो मान लीजिए एक दिन पहले ही छोड़ दिया होगा, एक दिन पहले ही छोड़ दिया होगा, मेरी बात को समझ रहे हैं। और फिर बोलता है इसलिए कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे हैं। तो और जो कार्य बचा होगा, बी जो कर रहे होंगे, तो बी ने लास्ट में कितना दिन किया होगा, 16 - 1 दिन किया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल वर्क हुआ, ये टोटल वर्क हुआ। तो टोटल वर्क यहाँ वाला भी उठा सकते हैं, यहाँ वाला भी उठा सकते हैं, बराबर में टोटल वर्क, यानी a × 21 जो आसान होता है वही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। हालांकि अब देखिए जादू,
यहाँ पर एक जादू काम करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल कीजिए। यहाँ पर उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे। चलिए इधर हम हल करते हैं। इसको अगर हम हल करें तो 12a प्लस 12b बराबर 21a। तो यहाँ से a को साइड लेते जाइए, a। तो इधर 12b बराबर 21a माइनस 12a। ओके, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो 12b बराबर 9a। तो यहाँ से हम a अनुपात b का मान निकाल सकते हैं क्या? यानी 12/9 और कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी 4 3 आ गया। यानी a का अनुपातिक मान 4, b का अनुपातिक मान 3 आ गया। बस इसमें पुट कर दीजिए। a के जगह पे 3 4, b के जगह पे 3, x हमें नहीं पता, इसको हम थोड़ा सा मिटाने का कोशिश करते हैं। देखिए समझिएगा, इस तरीके से कीजिएगा दोस्त तो आसानी से आंसर आएगा। हालांकि करने का तो और भी तरीके से आप कर सकते हैं। b का अनुपातिक मान 3 है, गुना में 16 माइनस x। a का मान अनुपातिक मान कितना है? 4 गुना 21। ओके, हालांकि यहाँ इस जगह पर आप इतना सा भी रख सकते थे, इतना सा भी, तब पर भी आंसर आता। तो 4 3 7x प्लस 16 3 48 माइनस 3x बराबर 21 चौके 84। ओके, तो 7x में 3x चल गया तो कितना बचा दोस्त? 4x। और 48, 84 में 48 घटाइएगा तो आपका कितना इधर बच जाएगा? 36। ये देखिए 84 इधर है, ये प्लस में उधर है, तो माइनस में जाकर इसमें घट जाएगा तो 36 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले a ने काम छोड़ दिया था? कितने दिन पहले a ने काम छोड़ दिया था? तो यहाँ पर जो देखिए, इसने 9 दिन तक तो किया, लेकिन कितना दिन पहले छोड़ा है? तो टोटल उसने 16 दिन लगा था, जिसमें 9 दिन नहीं किया। तो 16 में से 9 दिन घटा दीजिए, वो आपका आ जाएगा 7 दिन। उसने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी 7 दिन नहीं किया काम। तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये तो हमें समझाने में टाइम लगा, हालांकि हम अगर बनाते हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं देते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो ये आपका हो जाएगा सानिया मिर्जा। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। ग्रुप डी भी, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत चल रहा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है फरवरी 2018 तक भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो ये गुरिंदर सिंह है। अभी भी ये गुरिंदर सिंह ही है। अभी ये 2018 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये भी पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से कोई मायने रखता नहीं है, हालांकि आप इसका आंसर जान सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, जापान में आयोजित 2017 में महिलाओं की एशिया कप को किसने जीता था? ये आपका भारत ने जीता था। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड वर्क का और क्वेश्चन आया। इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। ए बी सी एक खाली टैंकी से जुड़े, जबकि पहले 2 पाइप एक क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पहली 2 पाइप ए और बी, ए क्रमशः 4 घंटे में और बी क्रमशः 10 घंटे में, और
वही तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो माइनस लगाएं क्योंकि ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, तो इसलिए इसमें प्लस रहने। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और एलसीएम जो होगा वो टोटल क्षमता होगा, टैंकी की टोटल क्षमता होगा, टोटल जो उसमें भरने की क्षमता होगी टोटल, या तो टोटल वर्क कह सकते हैं। अब यहाँ से जो निकालेंगे हम लोग वह क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, इस तरह से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 60 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 15, 60 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 6, 60 को 6 से भाग दीजिएगा तो -6 से, तो -10, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर, जबकि टैंकी का 3/5 भरी हुई है, यानी ये 60 का 3/5 भाग भरी हुई है, तो खाली कितनी होगी दोस्त, इसका 3/5 निकालिए या 2/5 निकालिए। 2/5 ही खाली होगा क्योंकि 5 में से 3 भरा है, तो 2/5 खाली होगा। हालांकि आप लोग को समझाने के लिए हम कहते हैं कि 3/5 ही निकाल लेते हैं, नहीं जो भरा हुआ है। तो यहाँ से ये 12 और 12 दिया 36 भरा हुआ है, तो 60 में से 36 भरा हुआ है, तो खाली कितना है दोस्त, 60 में से आप 36 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 24। इसी 24 को अब तीनों को एक साथ काम करवाना है, तो ये सब तो प्लस वाला है, तो 15 6 21, और ये माइनस वाला 21 में 10 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 11। तो ये 24/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया जो अभी कुछ देर पहले हमने बताया, टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी क्षमता, टाइम इंटू क्षमता, इस कॉन्सेप्ट को हमने लगाया। इससे आसानी से अच्छा सवाल बन जाता है। देख रहे हैं ना कितना प्रतिशत लोग किया है। हालांकि देखिए दोस्त, हमने इस पूरे सेट को नहीं मारा है, पूरे सेट को हम 1-2 क्वेश्चन मारकर सबमिट कर दिया था, क्योंकि हम जो है कि बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसका एलपी का हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो इसलिए हालांकि हमने पहले सोचा था भरेंगे, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं हुआ भरने का, तो इसलिए हमने नहीं भरा। हालांकि इससे हमें भी फायदा होगा क्योंकि टेक्नीशियन देगा, तो टेक्नीशियन तो ज़रूर भरेंगे। और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जो रेलवे का, उसमें ज़रूर हम भरेंगे, लेकिन इसमें नहीं भरे हैं क्योंकि क्या आगे छोड़िए वो सब बात। हालांकि आप लोग अगर भरे हैं तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों का भी तैयारी हो सकती है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए 83 37 94 इतना को भाग देना है, ये संख्या को भाग नहीं, 4 एवं 2 का स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान कहने का मतलब कि 4 को लिखना है, 4 को लिखना है, और 4 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, उतना 0 बैठा दीजिए। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 40,000। फिर बोल रहा है 2 के स्थानीय मान, तो 2 लिख देना है, और उसके बाद कोई संख्या है क्या, नहीं है, सिर्फ 2, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 89993 ये आपका अंतर हो जाएगा। अगर जातीय मान पूछता तब फिर यहाँ से लेकर पूरा लिखना था, जो भी दिया है वह सबको लिखना है। जातीय मान अगर कहता है कि 4 का जातीय मान और 2 का जातीय मान का अंतर कितना हो, तो फिर पूरे लिखते हैं। हालांकि स्थानीय मान का मतलब कि 4 जिसका पूछा है उसको लिखना है, उसके बाद कितनी संख्या है उतना 0 बैठा दीजिए, वो स्थानीय मान होता है। तो आपका 3998 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी में। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा रेखा तत्व नहीं है। सीमा रेखा आप लोगों ने तत्व, जैसे कहने का मतलब जो धातु और धातु को अलग करता है, अधातु और धातु को अलग करता है,
जिसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्ध मेटल, यानी सेमीकंडक्टर का मतलब अर्ध धातु, सेमीकंडक्टर या अर्ध धातु। जैसे कि जिग जैग लाइन जैसे होता है, जैसे कि बीच में आप लोग ये टेबल अगर आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल, तो बीच में ऐसे ऐसे कर कर, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है इधर। अगर हम बनाएं तो मेरी बात को समझिएगा कि यहाँ पर कैसे लाइन रहता है। ये मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, तो जो सीमा रेखा वाला तत्व होता है, जैसे यहाँ एक तत्व, फिर यहाँ पर है एक तत्व, यानी सीढ़ी नुमा संरचना की तरह दिखेगा आपको, दिखिएगा उसमें, जिसमें कि हम तो इसका ट्रिक एगो याद रखें, बसी जी ऐसे टीपो। बसी जी मतलब कि बोरोन, सिलिकॉन, एस्टेटिन और ऐसे टीपो, टेलिनियम, पोलेनियम और एटी। हालांकि शॉर्ट नेम हमको याद है ऐसे टीपो, पूरा नाम याद नहीं है। तो ये सारे तत्व यहाँ पर होते हैं 6 तत्व, इसको बोलते हैं सीमा रेखा तत्व। तो इनमें से कौन कौन आ चुका है? बोरोन आ गया, सिलिकॉन आ गया, पोलोनियम आ गया, तो आया बिस्मुथ नहीं आया, तो यही आपका आंसर है। अगर ये सीमा रेखा तत्व है, यानी अर्धधातु को, सेमीकंडक्टर को ही सीमा रेखा तत्व कहते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे एवं जस्ता का अनुपात, यानी कॉपर और जिंक का अनुपात 17:7 था, जबकि निकेल एवं जस्ता, तो इधर मान लेते हैं निकेल और जस्ता का अनुपात 3:4 है। तो पहले निकेल आया है, फिर जस्ता, तो निकेल इसको हम उल्टा के भी तो लिख सकते हैं ना, जस्ता पहले ला देते हैं, फिर जस्ते और उसके बाद निकेल ला देते हैं, निकेल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और इसको भी यहाँ पर पलटा दें, इसको भी हम इधर पर 3:4 कर दें, तो आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। हम इसलिए पलटाएं कि यहाँ पहले जस्ता है, उसके बाद निकेल है, हमने सीधा करने के लिए इसको पलटाया। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, बस निकाल दीजिए, जिधर जो खाली है उधर भर दीजिए। 7 के सीधा हम खाली है 7 भर दीजिए, 3 के सीधा हम खाली है 3 भर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया, 70×51, 7×21 और 7×28। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वही आंसर, नहीं कटेगा हमारे में से 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 51, 21, 28। तो ये आसान तरीका है इस तरह से अनुपात निकालने वाला। हालांकि आप लोग कौन सा तरीका यूज करते हैं पता नहीं, ये हमारे तरीके हैं। रैखिक समीकरणों में इतना का युग्म के हलों की संख्या पूछना। तो यहाँ पर देखिए, एक होता है A1 A2, A1 A2, B1 B2, उसके बाद C1। ये 10th का सवाल है दोस्त, सीधा सीधा बोल रहा है, ये 10th में इस तरह के सवाल ही हमने देखा था और पढ़ा भी था। तो x के जो आगे में है वह A1 होता है, इसके आगे में जो है वो A1, और इस y के आगे में जो है वो आपका B1 होता है, और यहाँ पे दूसरे समीकरण में जो y के आगे है वह B2 होता है। और यहाँ पर इसको देखिए, बराबर के इस साइड ला दिया है 16 को, तो 8 को उस साइड लेते जाइएगा तो बराबर में 8 आ जाएगा, बराबर में 8। तो ये 8 जो है वो C1 है, ये 16 जो है ये C2 है। ओके, तो A1 by 2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। तो यहाँ पर देखते हैं, आप मान पुट कर देते हैं, 1/2, इधर क्या 2/4, इधर क्या 8/16,
इसको कटाइए तो ये 1/2 ही रहेंगे, ये भी 1/2 आ जाएंगे और ये भी 1/2 हो जाएंगे। जब तीनों इक्वेशन इक्वल हो, तीनों के तीनों मान इक्वल हो तो उसको कहते हैं अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, यानी असमित रूप से कई हल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा असमित रूप से कई हल होंगे। नेक्स्ट, कौन भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये आपका NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज योजना बना रहा है। हालांकि बना चुके होंगे, बहुत काम कर चुके हैं, क्योंकि ये 2018 का पेपर है तो करेक्ट 17 का होगा, है कि नहीं? तो इन सब क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए, उस क्वेश्चन से मतलब है। इसमें बोल रहा है कौन मिश्र धातु का उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो हमारे में से ये कोलाइडी घोल, ठोस घोल, मिश्र धातु, चाहे धातु पूछ रहा था, धातु तो ठोस होंगे, है कि नहीं? तो ठोस घोल का उदाहरण है, यानी मिश्र धातु का उदाहरण है ठोस घोल। ओके, देखिए दोस्त, ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन होता है ना कभी कदार दिमाग से निकल जाए। सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। एक ध्वनि का तारत उसके आवृत्ति पर डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जीके। देखिए दोस्त, जीके वो चीज है कि आप कितनों पढ़ लीजिए, भूलना तो फिक्स है। जरूर है कि अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भूल जाइए। ये सेट हमने आज से 10 दिन पहले मारा था, मतलब कि पढ़ा था। फिर मैंने आज सोचा कि चलिए आज इसी सेट को सोल्व किया जाए और आप लोगों के बीच लाया जाए। तो यहाँ पर कहता है धातु A अपने विलयन से धातु B को विस्थापित कर देता है। तो धातु A डैश है। तो धातु A मतलब कि अधिक ताकतवर है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। किससे? B से। B से अधिक प्रतिक्रियाशील है, तभी तो A को प्रतिस्थापित कर रहा है कि नहीं? तभी तो यानी B को प्रतिस्थापित कर रहा है। कहने का मतलब जो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील रहेगा वही विस्थापित करेगा दूसरे को। ये विस्थापन अभिक्रिया में ये सब बताया, या अभिक्रियाशीलता वाला एक टेबल होता है, अभिक्रियाशीलता वाला। जैसे हम खुद से एक ट्रिक बनाए हैं, शायद आप लोग को याद भी नहीं रह सकता है। अगर नोट कीजिएगा तो कर लीजिएगा, इस थोड़ा स्लो करके। हमने वो ट्रिक को बनाया, पोसो केमो एज लोसा हता 50। ये मेरी खुद की ट्रिक है, जब हम 10th में पढ़ते थे तभी बनाए थे और आज तक याद है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, 97% लोग किया। इस क्वेश्चन के लिए तो कलम तो नहीं छूना चाहिए दोस्त, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप कलम छू लिए तो फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4। तो 16 में 4 जाएगा, कितना? 12। और 12 को फिर 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4। अब 60 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 15। देखिए, बिना कलम लगाए बन गया, है कि नहीं? आप लोग भी बना सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। और आप एक चीज़ कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि इस भाई को सपोर्ट मिल सके, है कि नहीं? 2017 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? 2017 के चुनाव के बाद तो ये मनोहर पर्रिकर थे, लेकिन अभी कौन है बताइएगा? चलिए हमें बता देते हैं, हो सकता है आप लोग सर्च कीजिएगा। प्रमोद सावंत अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद कौन थे? मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट, ये दर्पण
वाला छवि है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब जस्ट सेम टू सेम सटा सटा बनना चाहिए। इधर घुमाए तो इसको इधर घुमाइए, ये तीर को, बस। उसके बाद ये इस तरह है, तो मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा बनाने में तो बताने में हिचक होती है, लेकिन करने में हिचक नहीं होती है। तो इसमें देखिए इस तरह से नहीं है, हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये बिंदा है और ऐसे घुमा हुआ आना चाहिए, जो कि इन सब में किसी में इस तरह से नहीं है, ना तो यहाँ है ना ही यहाँ है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट चलिए करते हैं, ये आपका ये भी अनुपात से है। लालू और बालू की आयु का अनुपात इतना है। इसको बिना बनाए भी आप कर सकते हैं, मेरे में से बिना बनाए हुए भी कर सकते हैं, और बहुत कम समय में बन जाएगा अगर आप मेरे तरीके से सोचते हैं इस सवाल को। तब जैसे कहने का मतलब कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है 1:2 है। तो ऑप्शन पूछा किसके बारे में, बड़े व्यक्ति, यानी 2 के बारे में, यानी बालू के बारे में पूछा है। तो 2 से तो ऑप्शन कटनी चाहिए, 2 से सारा ऑप्शन कट रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब इस टर्म को देखकर आप आंसर नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही अगला टर्म पढ़ेंगे 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, इनकी आयु का अनुपात इतना है। 7 साल बाद, यानी ऑप्शन में अगर हम 7 ऐड कर दें, सभी ऑप्शन में 7 को अगर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 39, ये 31, ये 27 और ये 35। तो क्या हो जानी चाहिए, 3:5। इसका मतलब 5 से कटनी चाहिए। कौन है, बालू की नहीं पूछ रही है, तो बालू बाद में आया है, तो 5 से कटने चाहिए। 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है दोस्त, 39, 31, 37, 35 में से ये वाला कट रहा है, यानी 7 वर्ष ऐड करने के बाद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप तरीके से करते हैं तब तो आपकी मर्जी, हालांकि चलिए तरीके से भी इसको सॉल्व करा देते हैं, भले 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगेंगे, 2 मिनट, लेकिन हो सकता है कुछ भाइयों को नहीं आता हो तो वो जान जाएंगे। लालू और बालू की आयु का अनुपात इतना है। तो मान लेते हैं लालू की वर्तमान आयु जो होगी 1:2 दिया है, जैसे हम इसको 1x मान लेते हैं, और बालू की वर्तमान आयु 2x, अनुपात में 2 दिया है, 2x मान ले। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद वर्तमान इतना है, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिएगा। 1x का मतलब कि x बोल सकते हैं, और 2x में भी 7 को आप ऐड कर दीजिए, तो अनुपात बन जाता है 3:5। कितना बन जाता है, 3:5। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, x का मान जो आएगा वो आंसर इसमें पुट कर दीजिएगा, इन दोनों में से जिसके अभी बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको 13 को गुना कीजिए तो क्या आएगा, 5x और प्लस 7 × 35। इधर से गुना कीजिए 6x प्लस 7 या 21, यही आएगा, है कि नहीं। तो 5x, 6x को इधर लेते आइए, 21 - 35। ओके, तो इतना ही ना। तो यहाँ से -x और इसमें घटाइएगा तो ये -14। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया दोस्त, 14। बस बालू की पूछी है, तो बालू का वर्तमान उम्र कितना है, 2, x के जगह पर 14, तो 14 दूनी 28। तो ये तरीका है दोस्त, इससे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि अगर सोचते हैं तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्फर्म बता रहा हूँ। तो इसका आंसर 28 आ गया। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है उनके गुणसूत्र का आधा। नेक्स्ट, जीके को आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हम उसका आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि जीके देखिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जीके को आप कैसे याद करें। पढ़ लीजिए,
बेहतर है। साइंस है उसको आप कॉन्सेप्ट से समझिए, मैथ है कॉन्सेप्ट से समझिए, लेकिन जीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है दोस्त। पढ़ लीजिए, ध्यान में रहा ठीक है, नहीं तो फिर जैसी आ रहा है कि नहीं। 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 में से किससे गुना किया जाना चाहिए। 40 प्राप्त करनी है हमें, तो इतना में यानी इसको हम सीधा करें तो कितना, 9 का 54 56/9 को कितना से गुना, किससे गुना करें, x से, मान लीजिए x से गुना कर दिए, x का जो मान निकलेगा वही आंसर। 40 गुना 9 और नीचे में क्या आ जाएगा 56, यही x हो जाएगा। तो ये कितने से कट सकते हैं दोस्त, कटाइए देखिए, 4 से तो कर सकते हैं, 4 डांग 40, 14 चौके 56, और किससे कर सकते हैं 5 से, 5 से करते 2 से, 2 पंचे 7, तो ऊपर आ गया आपका 9 पचे 45 और नीचे 7, x बराबर, इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो भाग दे दीजिए, यानी 45 अपन है, हालांकि तो हम भाग दे देंगे तो 42 बच गया 3/7 x, यही आंसर होगा। हालांकि अगर भाग नहीं देते हैं तो ऐसे देखिए यहाँ पर कैसे, 7 से भाग दिए 6 बार में कटेगा 42, तो बच गया कितना 3, यहाँ पर बच गया कितना 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, ये जो भागफल है ये साइड में रहेगा, और नीचे जिससे आप भाग दिए हैं वही। तो इसको इतना छोटा रहेगा तो मन से भी कर सकते हैं, हालांकि बड़ा रहे तो फिर आप सोचिएगा कि इसको भाग दिया जाए, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ है, 6.3/7 यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ये सब रीजनिंग बताने लायक नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, ये इसी को तो पुट करना है कि इस तरह से यहाँ पे पुट होगा, इस तरह से यहाँ पर पुट होगा, फिर यहाँ पे देखिए ये सीधा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से इससे मिला होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बना है, फिर ये रेखा गया होगा। तो मेरे उम्मीद से तो यहाँ एक ही नंबर हमको दिख रहा है, यही होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा। किसी यौगिक का परमाणु या किसी तत्व का एक मोल, या एक यौगिक के एक मोल, या किसी तत्व का परमाणु। तो यहाँ पर देखिए, किसी यौगिक का परमाणु नहीं होता है दोस्त, अणु होता है, अणु। तो ये किसी तत्व का एक मोल हो सकता है, एक यौगिक का एक मोल भी हो सकता है, किसी तत्व का परमाणु हो सकता है। तो लेकिन ये किसी यौगिक का परमाणु नहीं होता है, यौगिक में अणु होता है दोस्त। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन भी कर सकता है। तो ये हाइड्रा है, यानी एकल जीव जो है हाइड्रा, वह मुकुलन द्वारा भी करता है और पुनर्जनन द्वारा भी करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वर्ग का संबंध रेखा से, यानी वर्ग जो बनाया हुआ रेखा से मिलकर बना है। तो वैसे ही घन का संबंध किससे आप कह सकते हैं, आयत से। आयत से घनाभ बन सकता है, आयत से घनाभ बन सकता है, घन नहीं बन सकता है। वर्ग से हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिंदु से नहीं। बिंदु से आप घन को बना सकते हैं क्या। हालांकि हम मानते हैं कि एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, लेकिन बिंदु से आप घन को नहीं बना सकते, वृत्त से तो नहीं बना सकते। तो वर्ग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं आप थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, वैसा ऑप्शन आपके मोबाइल में रहता है। संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण ऐसे तत्व जिनके दो बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। संक्रमण ऐसे तत्व हैं जिनके दो बाहरी कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं।
संक्रमण तत्व प्राय डी ब्लॉक को कहते हैं, डी ब्लॉक को आप संक्रमण तत्व कहते हैं, याद रखिएगा। और एफ ब्लॉक को आप अति संक्रमण तत्व कहते हैं, अति संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ से याद रखिएगा क्योंकि पूछा भी जाता है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो डी ब्लॉक में, और अति संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक में पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये डाटा वाला सवाल दिया है, थोड़ा से इसको ऊपर कर दो, आसान हो जाएगा। ठीक, 2009 में कुल इतना बाइकों की बिक्री हुई है, हरी बाइक की तुलना में कितनी अधिक पीली बाइकों की बिक्री हुई है। ठीक है, तो हरी बाइक कहाँ है, यहाँ पर, और कितना प्रतिशत तक गया है हरा बाइक, तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8% तक हरी बाइक गई है। ठीक, फिर पीली बाइकों की बिक्री हुई थी, कितनी अधिक पीली बाइकों की बिक्री हुई। पीली बाइक कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला 10% तक पीली बाइक कितनी हुई है, 10%, यानी टोटल 2% अधिक हुई है, 2% अधिक हुई है। तो बस 10 कुल का 2% निकाल दीजिए। हालांकि आप अलग अलग करते हैं तो फिर वहाँ से अलग 10,000 का 10% कर दें, फिर 8% कर दें, फिर दोनों का अंतर कर दें, तो बेटर है कि एक ही बार यहीं से परसेंटेज को ही घटा दीजिए, इसका 2% निकाल दीजिए, तो कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। तो ये आपका 200 राइट आंसर है। नेक्स्ट, यांत्रिक गतिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनता है, स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनता है, उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, है कि नहीं। तो स्थितिज ऊर्जा ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, हाँ एक क्वेश्चन ज़्यादा चल गया था, जिसे यहाँ पर देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ओके, नेक्स्ट, कुछ फरिश्ते भगवान है। चलिए इसको डायग्राम से बनाते हैं। कुछ फरिश्ते, इसका कुछ भाग भगवान है, ठीक, और सभी प्राणी भगवान है, यानी प्राणी जो इस भगवान के अंदर आ गए, प्राणी को हमने पी मान लिया, फरिश्ते को ए, भगवान को बी, प्राणी को पी मान लिया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है। कुछ भगवान फरिश्ते हैं, कुछ भगवान फरिश्ते हैं, बात तो सही है दोस्त। कुछ प्राणी भगवान है, कुछ प्राणी भगवान है, ये भी बात सही है, क्योंकि देखिए भले ही सभी के सभी प्राणी जो है वह भगवान के अंतर्गत आए हैं, लेकिन जब सब आ सकते हैं तो कुछ तो आ ही सकते हैं ना, कुछ प्राणी तो आ ही सकते हैं, तो इसका दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स के वजह से बहुत लोग गलती की है। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, एक यानी चतुर्भुज यहाँ पर दिख 3, 4, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है कि नहीं। जब इस तरह से 4 भुजा वाला जब कोई फिगर आ जाए और उसमें ट्रायंगल गिनने के लिए कह दिया जाए, तो बस उसमें नंबर को पुट कीजिए और जस्ट जो बड़ा नंबर आएगा उसका डबल कर दीजिए, तो 8, यानी यहाँ से यहाँ तक में 8 त्रिभुज बन रहे हैं, और एक त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा, फिर एक त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, तो एक त्रिभुज यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 10। तो इसमें टोटल आपका कितना त्रिभुज है दोस्त, 10 त्रिभुज है। आप भी गिन लीजिएगा, देखिएगा
इसमें टोटल 10 त्रिभुज है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं था कि वो प्रश्न जो है किसी से नहीं बना होगा सबसे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक्स के वजह से गलती हो गया होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है यदि भुजा एक इकाई हो। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल उसका भुजा के बराबर कब होगा? जब उसकी भुजा एक होगा तो हमेशा होगा, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए भुजा एक माने तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर भुजा एक मानते हैं क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमेशा के लिए एक होगा। ये थोड़ी ना होगा कि अभी भुजा एक माने तभी क्षेत्रफल एक आया, फिर कभी एक मानेंगे तो फिर कभी जो है कि क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमेशा एक ही आएगा क्षेत्रफल, तो हमेशा आएगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी, ज़्यादातर ऐसा नहीं, हमेशा एक आएगा। नेक्स्ट, कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है? यानी पुरुष का होना प्राथमिक लक्षण क्या है? तो वह टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है वह पुरुष का होना प्राथमिक लक्षण कहलाता है। और महिला का अंडाशय क्या होता है? अंडाशय। बाकी बात जो जैसे कि पुरुष, ये तो प्राथमिक लक्षण। द्वितीयक लक्षण क्या होता है? जैसे आवाज भारी होना, मूछ दाढ़ी निकलना, प्लस में मान लीजिए लिंग या पेनिस वगैरह होना, ये सब जो है द्वितीयक लक्षण है पुरुषों में। मूछ दाढ़ी निकलना, आवाज भारी होना, लिंग होना, ये सब क्या है? द्वितीयक लक्षण है। जैसे मान लीजिए किसी में लिंग तो है लेकिन टेस्टिस ही नहीं है, तो वो पुरुष कहलाने लायक नहीं है दोस्त। बात समझ रहे हैं ना? जैसे महिला में सारे पार्ट हैं, स्तन, कौभार होना, स्तन होना, बड़े बाल, आवाज का पतला होना, ये सारे द्वितीयक लक्षण है। लेकिन अगर उसमें अंडाशय नहीं है तो वो फिर स्त्री लायक ही नहीं है, स्त्री लायक नहीं है। तो अंडाशय होना महिलाओं में प्राथमिक लक्षण है। यौन का प्राथमिक यौन अंग जो है वो अंडाशय है, ना कि वो यूरेथ्रा, ये सब कुछ नहीं है। ये सब द्वितीयक लक्षण है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, दो 2017 में प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा संध्या मेनन। ये 2017 का भले क्यों ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक पुस्तक है और पुस्तक करेंट में नहीं, बाद में भी पूछा जाता है, फ्यूचर में भी आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पुस्तक वाले जो भी क्वेश्चन हो वो करेंट, भले ही नया अभी रिलीज हुआ है तो अभी के लिए करेंट है, लेकिन वो बाद के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन, है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा दोस्त, जो हिंदी सब किताब में हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, उन सब की कहानी का राइटर अभी आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसलिए राइटर वाले क्वेश्चन हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो संध्या मेनन, व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक हैं संध्या मेनन। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान एक कच्छ का रन मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मुख्य रूप से गुजरात में। कच्छ के रन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सिर्फ इतना, ये सब ना देकर सिर्फ इतना सा भी दे देता तो आप समझ जाते हैं कि वह गुजरात में ही है। नेक्स्ट, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। ये बौद्ध धर्म में, किसमें? यानी बौद्धों में ये चीज शामिल है। क्या क्या? चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। नेक्स्ट,
जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो आप लोगों को पता होगा कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि एक रिएक्शन भी हमने देखा था, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO2 शायद, नहीं 2MgO। हालांकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसका, हालांकि यहाँ पर लगाइएगा कि इससे कितना इसकी संयोजकता है। जो इसकी संयोजकता होगी इस पर आकर चिपक जाएंगे, जो इसकी संयोजकता होगी वो इधर। तो इस तरह से, हालांकि देखिए केमिस्ट्री दोस्त हमारे भी वीक है तो सभी क्वेश्चन तो, लेकिन उतना भी वीक नहीं है जितना होनी चाहिए। क्वेश्चन उतना कर लेते हैं जितना हमें करने के लिए आता है। नेक्स्ट देखिए, x² + ax + b बराबर इतना है। ये समीकरण है, इस क्वेश्चन को करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए x यहाँ पर हम इतना बराबर को 0 मान लेते हैं और यहाँ पर इतना बराबर को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर अगर इतना को हम उठा लिए, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा -3। बस इस समीकरण में पुट करना है, एक समीकरण में पुट करना। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पर समझिए, ये समीकरण कितना है, x² + ax + b, और जो शेष बचा रहा है यहाँ पर क्या, -1, बराबर में -1 दीजिए। इसको हल करने का एक तरीका है, पता नहीं इसका ओरिजिनल तरीका क्या है, हमें नहीं पता, हम तो ऐसे ही हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान -3 को पुट कीजिएगा तो -3 का स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पर प्लस x के जगह पे -3 पुट करना है प्लस b बराबर -1, और ज़्यादा हल इसको कीजिएगा तो 9 प्लस माइनस 3 गुना a 3a प्लस b बराबर -1 है दोस्तों, -1। ओके, तो -3a प्लस b बराबर, यहाँ पर क्या है -1, और ये 9 प्लस में तो इधर भी जाएगा तो -9 आएगा। तो -3a प्लस b बराबर जो है -10। इस इक्वेशन को आप फिलहाल के लिए x मान लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा दोस्त, 3 आएगा। तो इस समीकरण में 3 पुट कीजिए। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हम पेन चेंज कर देते हैं। x² + bx + a बराबर में शेष फल कितना बच रहा है, 39 बचा रहा है, 39। बस x को पुट कीजिए यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b × 3 प्लस a बराबर 39। तो यहाँ से ये 3 × 9 प्लस 3b प्लस a बराबर, यहाँ पर 39। तो और ज़्यादा सोल्व कीजिएगा तो a प्लस 3b, हमने a को सीधा कर लिया ताकि यहाँ पर a पहले आया इसलिए, बराबर 39 - 9। तो यहाँ से a प्लस 3b बराबर कितना आ गया, 30। तो ये दूसरा इक्वेशन। बस आप यहाँ पर विलोपन या प्रतिस्थापन लगा दीजिए जो भी आपको आता है। तो चलिए यहाँ पर हम कोई सा भी विधि को यूज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा देर के लिए छोटा कर देते हैं। ओके, चलिए ठीक है, हमने छोटा कर दिया। अब यहाँ पर हम लेते हैं दोनों समीकरण को एक साथ, -3a, हालांकि यहाँ पर प्रतिस्थापित ही कर देते, तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, -10 और प्लस 3a, ये आ गया, ये समीकरण था। तो b दूसरा में रख दीजिए, दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 3b बराबर 30 है। तो a प्लस 3b के जगह पर -10 प्लस 3 है,
प्लस 3a बराबर 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 9, a बराबर 30। तो 9 1 10, a बराबर, ये 30 उधर उठ कर चल जाएगा, तो 30 30 जुड़ जाएगा, प्लस में 30 चल जाएगा 60। तो a बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा दोस्त, 6। अब इसमें a का मान रख दीजिए, तो b माइनस 10 प्लस 3 प्लस 3, और a के जगह पे 6 को पुट कर देना, 6 को पुट कर देना। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस 10 प्लस 18। तो b बराबर कितना आ गया, 8। b बराबर 8 और a बराबर 6। हमसे पूछा क्या है, a प्लस b। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है a प्लस b, है कि नहीं। हमसे पूछा है a प्लस b। तो a का मान हमने 6 निकाला है और b का मान 8 निकाला है। 8 और 6 कितना होता है दोस्त, 14। बस यही हमारा आंसर है, 14 यहाँ पर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है तो इजी, बस तरीका इस्तेमाल करना है। अगर तरीका एक बार में सही लगा दिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और उस तरह के क्वेश्चन को हम सलाह देते हैं दोस्त कि एग्जाम में अगर आ जाए तो लास्ट में कीजिएगा, समय बचे तब। यदि भी यू का भाई है, यू डब्लू की बहन है, तो यहाँ पर चलिए करते जाते हैं, हालांकि आगे आ जाएगा आंसर। भी यू का भाई, यू का भाई भी है, भी जब सेम जनरेशन में हो तो इस तरह का इस्तेमाल करें कीजिएगा। हमारे तरीके को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन यू के बारे में अभी तक पता नहीं है कि यू भाई है कि बहन है, यानी लड़का है कि लड़की, लेकिन भी के बारे में कन्फर्म है क्योंकि भी यू का भाई है। भाई होने का मतलब ये प्लस, अगर लड़की होती, बहन होती तो हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यू डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है। अब इसके बारे में हो गई, डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है। अब इसकी जो है लिंग निर्धारित हो गया है कि ये इसकी बहन है, लेकिन अब डब्लू के बारे में अभी तक नहीं पता चले कि डब्लू क्या है, लड़का है कि लड़की है। एक्स यू का पति है, एक्स यू का पति है। चलिए यहाँ पर जब इस तरह का टर्म हो तो इधर यहाँ पर अगर थोड़ा देर के लिए करते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं। सेम टर्म को हमें अगर इधर लिख दें, जब इसका भाई था तो ये इसका भी तो भाई होगा, डब्लू का भी तो भाई होगा कि नहीं, इधर लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स यू का पति है, यानी पति के लिए, यानी पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए हम इस तरह का चिन्ह को इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स ये पति है तो इसका मतलब ये प्लस है, तब यू भी का या की कौन लगेगा, भी का कौन लगेगा, यू भी का कौन लगेगा, यू भी प्लस है और ये माइनस है, तो ये बहन लग रही है इसकी, है कि नहीं, ये बहन लगेगी। इजी क्वेश्चन है, करने का बस तरीका मेरा अलग है, आप लोगों की तरीका कुछ अलग हो सकती है, या हो सकता है इस तरीके से कुछ लोग करते होंगे। निम्न दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए तय कीजिए कि, यानी निष्कर्ष उसका बोला है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाजी, ठीक है, बल्लेबाज तेज होते हैं, बल्लेबाज तेज होते हैं, ये दो कथन कहा गया है। अब देखते हैं, सभी तेज व्यक्ति बल्लेबाज है, नहीं दोस्त, सभी व्यक्ति के बारे में तो नहीं किया गया, लेकिन धोनी के बारे में बोला है कि तेज है, धोनी के बारे में बोला गया अच्छा बल्लेबाज है, और अच्छे जो बल्लेबाज होते हैं वो तेज होते हैं। धोनी तेज है, हाँ ये गारंटी है कि धोनी तेज है, बात समझ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट,
आर वी, ये देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को यहाँ से पढ़िए। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं छोर से 12वें पद के दाएं तीसरे स्थान पर कौन सा पद होगा। ठीक है, बाएं छोर से 12वां जाना है, यानी इधर से 12वां जाना है, फिर इसी के दाएं तीसरा जाना है, तो यानी यहाँ से 3 और ऐड कर दीजिए तो 12 3 15 पर पहुंचना है। टोटल कितना पर 15, तो यहाँ से 15 आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पर क्या आया दोस्त, बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कुछ बाज पतंग है, कुछ बाज, ये वाला घेरा मानते हैं ये बाज है, इनमें से कुछ जो है पतंग है। ठीक, सभी पतंग पक्षी है, सभी पतंग, ये सारे के सारे पतंग जो है पक्षी के अंदर है, पक्षी के अंदर है। ठीक, हिंदी में लिख दिया। ठीक है, ये पतंग है, ये आपका बाज है, ये पक्षी है। हमने इस तरह में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। आपकी इच्छा, जो आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा लिखें या शॉर्टकट में लिखें, वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ पक्षी बाज है, कुछ पक्षी बाज है, ये बात तो सही है, क्योंकि कुछ बाज भी तो पक्षी है कि नहीं, और कुछ बाज पक्षी है, कुछ बाज पक्षी है। हाँ, ये बात भी सही है, दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही है। तो ये आपका डी नंबर 1 या 2 राइट है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का आधार, समांतर त्रिभुज के आधार का आधार है, तो त्रिभुज एवं समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज की जो आधार होगा ये मान लेते हैं, तो त्रिभुज की आधार क्या होगा, त्रिभुज की आधार क्या होगा, a/2 होगा। ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, और त्रिभुज की ऊंचाई को हम यहाँ पर h2 मान लेते हैं। बस लगा दीजिए, और दोनों का क्षेत्रफल बोल रहा है समान। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, पहले यहाँ पर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं। तो इसकी आधार कितनी है, त्रिभुज की आधार a/2 b, यानी हमने माना है a/2। चलिए कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ यहाँ पर आधार, इसका आधार के बदले में क्या है a/2, इसकी ऊंचाई को हमने h2 माना है, कितना माना है h2, इसकी ऊंचाई को हम h1 माने हैं। ओके, तो और इस नहीं, आधार इसका a माने हैं, क्या माने, a, ऊंचाई को h1 माने हैं। बस इसको सोल्व कीजिए, तो ये 2 दूनी 4 इधर गुणों में आ जाएगा, a कट जाएगा, तो यहाँ पर h1/h2 अगर हम करें तो ये 2 दूनी 4 किधर चल जाएगा। देखिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, ये 2 दूनी 4 h2 के सीधा में आएगा, और इधर 1 हमसे पूछा क्या, त्रिभुज की ऊंचाई को हमने h2 माना है, तो पहले त्रिभुज वाला आना चाहिए ना, तो h2/h1 होनी चाहिए। तो बस इसको उल्टा दीजिए, 4:1, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं,
क्या बोल रहे हैं, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पहले आप यहाँ पर पढ़िए, इधर नहीं पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, पहले इधर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है, यानी इसके मतलब कि इसमें जितने भी उम्मीदवार है सबको जोड़ना है, जितने भी उम्मीदवार है सबको जोड़ना है। अब सबको जोड़ लीजिएगा, जो आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम अभी नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट है। यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है, चलिए देखते हैं। ये नहीं, 1 नंबर इसका है। आप सबको इसको जोड़ लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिए। चलिए, यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान का औसत अंक 50 अंक शामिल किए हैं, ठीक, तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, आए होंगे, यानी कितने अंक आए। तो मान लीजिए तीनों का औसत दिया है, यानी किसका, एक्स ने जो इतिहास में, चलिए हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस, इन तीनों का औसत योग क्या हो जाएगा, 50 गुने 3, 50 गुने 3 यानी औसत गुना कुल संख्या जितने भी नंबर है। तो 3 नंबर है तो ये 150 आ गए, ठीक है। तो इतिहास और भाषा में उसका औसत 25 है, इतिहास और भाषा में। हिस्ट्री और लैंग्वेज में उसका औसत 25, तो टोटल कितना, 50। तो यहाँ से साइंस तो निकल जाएगा दोस्त, क्योंकि इनमें से, इन तीनों में से इन 2 को घटा देंगे तो सिर्फ साइंस बचेगा और आसानी से निकल जाएगा, पहला से निकल जाएगा, ठीक। उसे भाषा में 30 अंक मिले हैं। तो अगर हम दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं, अगर कह दे कि भाषा में 30 अंक मिले, तो क्या हम विज्ञान का निकाल सकते हैं? सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज को हम पुट करके साइंस का मान निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये हिस्ट्री प्लस साइंस का निकल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन 2 नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कहाँ क्या है। क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है? नहीं, ओनली 1, 1 पर्याप्त है। दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए केवल 2 पर्याप्त है, जबकि केवल 1 पर्याप्त है? नहीं, 1 ही पर्याप्त है। यहाँ इसने कहा है 2 पर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है, जबकि केवल 2 पर्याप्त है। ये बात सही है, ये बात सही है कि नहीं? तो नेक्स्ट देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त। एक वीडियो बनाने में कम से कम मेरा 3 घंटा टाइम जाता है। भले ही मानते हैं कि मेरा प्रैक्टिस होता है, लेकिन टाइम जाता है दोस्त। तो इसलिए थोड़ा आप लोग भी अपना दरिया दिली दिखाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है दोस्त, सिर्फ 0.9 सेकेंड का खेल है। इतने सेकेंड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस आपका एक सब्सक्राइब हमें खुशी देता है। तो ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए दोस्त। दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अंगूर का गुच्छा है। तो अंगूर के गुच्छा कहने का मतलब अंगूर किस रूप में, गुच्छे में। गुच्छे को हम इंग्लिश में बंच कहते हैं। और जब एक जगह बहुत सारे भेड़ हो तो उसको क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, भेड़। क्या, एक जगह बहुत सारे कुत्ते भी हो तो उसको भी झुंड कहते हैं, कुत्तों की झुंड। यहाँ पर भेड़ है तो भेड़ की झुंड, है कि नहीं? भीड़ तो नहीं कहते हैं, भीड़ उसे कहते हैं जहाँ, जैसे कहने का मतलब एक जगह पर बहुत सारे लोग हों, उसे हम भीड़ कहते हैं, है कि नहीं? तो ये झुंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? चलिए देखते हैं। हमारे पास टाइम दिया है 3 ईयर, रेट दिया है 5%, फिर SI दिया है 5250, ठीक है। तो मूलधन निकालनी है
मूलधन निकालने। यहाँ पर आप सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हालांकि हम तो इसको शॉर्टकट से करते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट से मेरे में से बहुत को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन एक्स बराबर ऐसा ही होता है, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो P का मान हमें फाइंड करनी है, R का मान दिया है 5%, T का मान 3%, नीचे में 100 और SI का मान हमें 5250। तो 5 दिया 15 से इसको कटा सकते हैं, चलिए 5 से ही कटा देते हैं। 5 डंग 50, 25 25, 10 50, 3 से कट सकता है, 3 से 3 दिया 9, 3 25 15, हाँ कट गया। और फिर 13 को गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, P बराबर आपका 35/30। ठीक है, P निकल गया। अब बोल रहा है रेट उसी राशि पर, जो राशि निकला उसी पर समान दर और समान समय के लिए, समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, P इंटू 1 + R अपॉन 100 पर पावर n माइनस P बराबर CI होता है, यही तो होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए करते हैं, P का मान 35 पर इतना 0, 1, R का मान 5% यानी 5/100, n का मान 3 वर्ष कितना है 3 माइनस इतना, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा दोस्त छोटा कर दूं, चलिए कर देते हैं। चलिए समझिएगा, तो इतना आ गया। तो यहाँ से देखिए CI निकलेगा, लेकिन यहाँ से तो 35 पर इतना 0, इसको हल कीजिएगा तो 5 से 20 और 20 से 21/3, 21/3 इसको हल कीजिए ना, 21/3 और 21/20 आएगा, 21/20 और उस पर पावर 3 है तो 3 बार 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 माइनस का 35 पर 30 बराबर CI, है कि नहीं। ये तो यहाँ से देखिए 3 खत्म, 0 खत्म, बच गया क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर इतना। मैं कैलकुलेटर यूज कर देता हूँ, गुना भाग करने में टाइम लगेगा दोस्त, और हमें पता है आप लोगों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। 35 गुने, हालांकि हमको तो 21 का क्यूब याद है 9261, हालांकि गुना करने में हमको टाइम नहीं लगता 9261, बट देख लेते नीचे में 8 भागा 8 तो आ गया ये इतना। सोल्व करने पर 40 516.87 माइनस 35,000 बराबर CI। बस इसमें 35,000 को घटा देना है। माइनस 35,000 को, ये हमारा आ गया 55,16.875, ये हमारा CI आ गया। तो इतना आंसर है। तो ये तो था सर दोस्त जो लॉन्ग मेथड है। हालांकि यहाँ तक में हम इसके बाद जैसे ही P निकला था, हम यहाँ तक में शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ के बाद जैसे कि समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ ताकि आप लोग को भी कभी काम आ सके। देखिए समझिएगा, परसेंटेज को हम पकड़ते हैं। किसको? परसेंटेज। 5% को हम कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन मोड में, यानी 5/100, यानी इसको हल करेंगे तो 1/20, ठीक, यानी 1/20
20 पर 1 हमें ब्याज लग रहा है, 20 पर 1 ब्याज, यानी टोटल मूलधन जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी मिश्रधन 21। तो एक नीचे में जो है कितना वर्ष समय कितना, 3 साल 20 का क्यूब अनुपात में, फिर इधर 21 का क्यूब, ठीक है। तो 20 का क्यूब करते हैं तो 8000 आता, और 21 का क्यूब करते हैं तो 9261 आता। तो ये मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। तो ब्याज यानी चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे वह साधारण ब्याज हो, तो कहने का मतलब ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यही तो होता है। तो ये अनुपातिक मान में 8000 मूलधन है और ये क्या, ये मूलधन है और ये हमारा, क्या हम बोल रहे हैं, देखिए ये हमारा मिश्रधन है, ये मूलधन है। तो इसमें घटा दीजिएगा तो वो आपका ब्याज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्याज। तो इनमें घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1 6 2 1 1261 ब्याज, अनुपातिक मान में 1261। तो ये 8000 हमारा मूलधन है और 8000 का ही मान हमारे पास 35000 है। तो 1 का मान कितना होगा, तो भागा 8000 कीजिएगा, हमको निकालना कितना है 1261, ब्याज कितना है 1261, तो 1261 से गुना कर दीजिएगा। इसको हल कर लीजिएगा तो आसानी से यहाँ से आंसर कुछ ही टर्मों में आ जाएगा, 55 इतना। क्योंकि देखिए इसको भी हम सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन फिर कुछ के दिमाग से निकल जाता है, इसलिए हम नहीं किए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट से चक्रवृद्धि ब्याज बहुत जल्दी निकलता है दोस्त। सूत्र के मेथड से जो निकालिएगा उनसे तो ये कम से कम 4-5 गुना टाइम कम कर देता है इस मेथड से, सवाल को करने में, चक्रवृद्धि ब्याज करने में, है कि नहीं। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीकों को समझने का। नेक्स्ट दोस्त, हमने भी बहुत सारा टेस्ट मारा है, हमने भी बहुत सारा सेट को ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत मारा है। अगर कभी बोलिएगा तो मैं अपना टेक्स्ट बुक अकाउंट भी दिखा दूंगा कि किन किन परीक्षाओं का सेट हमने कितना कितना मारा है, तब आपको अंदाजा लगेगा कि हमने कितने सेट को टोटल मारा होगा। आज रविवार है, ठीक है, तर्क कहता है कि आज रविवार है, आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, बिल्कुल। अगर आज संडे है तो कल मंडे होगा, ये बात तो सही है। आज अवकाश है, आज रविवार है, आज अवकाश है, ये गारंटी थोड़ी नहीं कि अगर संडे है तो छुट्टी ही होगी। किसी किसी कंपनी में तो नहीं देती है, किसी किसी कंपनी के सरकारी जॉब में भी नहीं देती संडे को छुट्टी, है कि नहीं। तो ये दूसरा अवधारणा गलत है, लेकिन पहला नंबर बिल्कुल सही है कि अगर आज संडे है तो कल मंडे होगा, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण करता है, धारणा 1 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न आकृति में खाली स्थान में आने वाले बिल्कुल सही होगा, यानी जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये कॉमन रेखा को उठाकर यहाँ रख दिया है, जैसे इसका भी ये कॉमन रेखा को उठाकर यहाँ रख दिया। तो इनमें कोई कॉमन, दोनों के दोनों कॉमन है तो सेम रख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर जहाँ कहाँ दे आ रहा है, सी कहाँ, सी है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये राइट है, सी है कि नहीं। नेक्स्ट भारत, महाराष्ट्र और केरल। देखिए भारत के अंदर महाराष्ट्र भी है और केरल भी है, लेकिन दोनों सटा नहीं है, या तो दोनों कहने का मतलब एक के अंदर दूसरा नहीं है। अगर यहाँ पे दिया रहता एशिया, उसके बाद भारत, उसके बाद केरल, तो फिर कुछ इसका इस प्रकार फिर फिगर बनता है। ये मान लीजिए एशिया है, ये भारत है, ये
इसके अंदर केरल, भारत के अंदर केरल। लेकिन यहाँ पर देखिए भारत के अंदर ये दोनों राज्य हैं लेकिन अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए दोस्त, ये हमें समझ में नहीं आया। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। इसका आंसर ये है और कैसे है हमें कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं बता सकते। आप लोगों को कोई आइडिया है तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, देख लीजिए। नेक्स्ट, चलिए, एक्स पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है 30 किलोमीटर। चलिए बनाते चलते हैं। एक्स मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और पूर्व की ओर गया 30 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व की ओर जाने का मतलब मेरे कल भी हमने समझाया था कि पूर्व इधर होता है, अगर ये इनिशियल पॉइंट मानते हैं तो ये इधर पश्चिम होता है, ये इधर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो हमने पूर्व की ओर गया 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़नी है। कौन सी? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में घूमनी है। और 20 चला, ठीक है, 20 चल दिए दोस्त। फिर वह 20 नहीं 30 ही चला है, दाएं मुड़ता है और 30 चलता है, ठीक है। 30 ही चला है, फिर 30 ही चला है। यहाँ पर अगला बोला फिर बाएं मुड़ता है और 20। जब बाएं मुड़ने की बात हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉक, यानी उल्टा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। तो 20 चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलो। बाएं मुड़ने का मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर दाएं का था तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाएं का रहते एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो फिर 30 चला। तो ये भी 30, ये भी 30, तो ये दोनों इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये भी 20 है कि नहीं। तो एक्स अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर? पहले यहाँ थी, अब यहाँ पहुंच चुकी है। तो 30, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 20, 30 20 50 किलोमीटर। तो ये आपका राइट आंसर है कि नहीं? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब हमको लगता है नींद आ रहा है दोस्त, टाइम भी 12 से ऊपर हो चुका है, क्योंकि दिन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्त बनाने में, क्योंकि शोरगुल होते रहते, गाड़ी उड़ी चलते रहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए रात को उतने प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, कुत्ते उत्ते भौंकते हैं और थोड़ा बहुत बगल में मिस्त्री वगैरह समय तो रात में कभी कदाल काम करने लगता है, तो फिर भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि दोस्त हम गांव से हैं और गांव में बहुत सारी समस्याएं सामने करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं। और किसी महान पुरुष ने कहा था, समस्याओं से लड़ना ही जिंदगी है। पता नहीं कब तक यह बात कैसे कह दिया। तो हम भी इस पर अमल करते हैं, क्योंकि समस्या नहीं है तो जिंदगी थोड़ा सा हो जाता है अलर्ट, अलग लगने लगता है कि नहीं। आप भी इस बात को सोच सकते हैं। समस्या है तो आप मेहनत कीजिएगा, और मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। हालांकि जिसको समस्या नहीं है तो वो नहीं हो मेहनत करेगा तो उसे सफलता मिलेगी, है कि नहीं। लेकिन हमारे कहने का मतलब जो मेहनत करके सफलता ले और जो भी बिना मेहनत करे किए सफलता ले, तो दोनों में बहुत का अंतर होता है दोस्त। बहुत धरती आसमान का अंतर फर्क हो जाता है। दोनों के विचार, दोनों के कहने का मतलब रहन सहन, दोनों के क्वालिटी में अंतर हो जाते हैं। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है। सीता और एक है रामू, तो रामू की बाल्टी से 3 गुना। अगर रामू की बाल्टी की क्षमता 1 है तो इसकी बाल्टी की क्षमता 3 है, ठीक है, 3 गुना है। तो खाली ड्रम को भरने के लिए सीता की बाल्टी को 60 फेरे लेने होते हैं। फेरे मतलब कि टाइम लगा, जैसे मान लीजिए ये कोई आती है तो इसमें इसको 60 बार घूमना पड़ता है, यानी टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है, टाइम इसको ज़्यादा
लगेगा। तो ये क्षमता का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? तो टाइम का अनुपात जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ये यानी सीता का बाल्टी का फेरा दिया है, तो ये 60 दिया, यानी फेरा करने का मतलब टाइम ही दिया है। तो 1 का मान 60 है, तो 3 का मान कितना होगा दोस्त? 180। ठीक है, यदि सीता एवं रामू बाल्टी को एक साथ ड्रम को भरे तो कुल कितने फेरे में ड्रम भरेगा? कुल कितने फेरे में ड्रम भरेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये तो मतलब रियल टाइम निकल गया, ये अनुपातिक टाइम था, ये रियल टाइम निकल गया। ये 60 फेरा ले रहे हैं, 180 फेरा ले रहे हैं, है कि नहीं? रामू 180 ले रहा है, सीता 60 फेरा ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम। तो जब इस दो तरह का यानी 2 को टाइम दे और 2 व्यक्ति दे, तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, XY बटे X प्लस Y। यहाँ पर समय निकल जाएगा, दोनों को एक साथ काम करने पर समय निकल जाएगा। X करने का मतलब कोई किसी को X मान लीजिए, किसी को Y, तो 60 गुना 180 और 60 प्लस 180, 60 प्लस 180, इसको और ज़्यादा हल कीजिए तो 60 गुना 180, अभी हम कटा नहीं रहे, इसको जोड़िएगा 240, कटाइए, कट गया 1 0। हालांकि यहाँ से ये डायरेक्ट भी कट जाता है, ये 10 टाइम, ये 4 टाइम, और कटेंगे क्या? देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ये 2 से 9 बार में, तो 5 गुना 9 कितना आ गया? 5 गुना 9 45। ये आपका 45 ड्रम में भरेगा। दोनों एक साथ करेगा तो 45 ड्रम में भरेगा। इसका और भी तरीका हो सकता है, हम इस तरीके से इसको बनाए थे जब हमने प्रैक्टिस किया था। तो नेक्स्ट देखिए आप क्या, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद रघुराम राजन किस विश्वविद्यालय में वित्त के प्रोफेसर नियुक्त हुए? वित्त के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बूथ स्कूल शिकागो का, बूथ स्कूल शिकागो का। ये बहुत पुराना है, नहीं भी पढ़िएगा चलेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये कोई गोलाकार दर्पण है, इसके इस परावर्तक सतह के केंद्र को, ये सेंटर, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्त? तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस सेंटर को ध्रुव या इंग्लिश में पोल कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यानी इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और ये आपका फोकस, दोनों वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है वो फोकस होती है कि नहीं? इसे त्रिज्या भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कह दें या वक्रता त्रिज्या कह दें। और वक्रता केंद्र, ये जो सेंटर है वही है वक्रता केंद्र। बात समझ रहे? तो सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो सतह के केंद्र को ध्रुव कहते हैं दोस्त, ना कि वक्रता केंद्र नहीं। इसको हम ध्रुव कहते हैं, इस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट, लगता है आज इस सेट में जो है ना वर्क एंड टाइम का ज़्यादा प्रश्न दे दिया है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। सूर्या रम्या से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। मान लीजिए सूर्या है और ये रम्या है, तो इनकी क्षमता अगर है, क्षमता की बात करें, रम्या द्वारा एक कार्य को पूरा करने में, यहाँ से देखते हैं सूर्या रम्या से 3 गुना है, यानी रम्या 1 है तो ये 3 गुना क्षमता इसके पास है। ठीक है, वह रम्या द्वारा कार्य को पूरा करने में कितने दिन, यानी लिए गए दिनों की तुलना में 40 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। 40 दिन अधिक नहीं पहले कर सकती है। यदि वह एक साथ करती तो ज्ञात कीजिए कि उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा।
तो यहाँ पर समय का रेशियो निकालें तो जस्ट उल्टा, क्षमता का जस्ट उल्टा यानी टाइम का रेशियो होता है, तो 1:4। तो देखिए इसको 1 टाइम लग रहा है, इसको 4 लग रहा है, तो इसका मतलब 3 अधिक लग रहा है। और 3 अधिक कहने का मतलब कि इसको 40 दिन ये पहले कर दो। 3 नहीं, यहाँ पर 3 है ना दोस्त, तो 2 ही अधिक लग रहा है। और यही 2 का मान जो दिया है यहाँ पर 40 दिन दिया है। कितना दिया है? 40 दिन। तो 1 का मान कितना हो जाएगा सर? 20 दिन, है कि नहीं? तो यहाँ पर 1 का मान 20 और 2 का मान कितना, 3 का मान कितना हो जाएगा? 60, है कि नहीं? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 1 का मान 20 आया है, तो 3 का मान कितना? 60 अनुपात में। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि वो एक साथ कार्य करे, एक साथ कार्य करती है तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इन दोनों के समय को हम निकाल लें तो एस को समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा रियल में? 20 दिन। और आर को कितने दिन लगेंगे? 20 या 60 दिन। तो बस दो का समय निकल गया। तो अब जब 2 टर्म हो, तो अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला बताया कि दोनों को गुना कर देना है 20 × 60 और दोनों को जोड़ देना है 20 60 80। बस कटा दीजिए, 20 चौके 80, 15 चौके 60। तो ये 15 दिन आपका राइट आंसर है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट, अब रियल में बताते हैं दोस्त। नींद आ रहा है तो 2-4 क्वेश्चन में अगर लगे किसी तरह से तो माफ कीजिएगा, है कि नहीं? MA-T में लूप तक चले नहीं, यहाँ पर क्या बनाएगा? तो हमारे में से तो MART मार्ट बनता है। मार्ट मतलब कि व्यवसाय वाला क्षेत्र। सी भरिएगा तो मार्ट, ऐसा कोई शब्द हमने नहीं सुना है। मार्ट तो सुना है, भी मार्ट, यू मार्ट, कई तरह के आप मॉल उल को सुने होंगे, तो उसमें मार्ट वगैरह का इस्तेमाल देखा होगा। नेक्स्ट, न्यूटन ने गणित के निम्नलिखित शाखाओं में से किसकी खोज की थी? देखिए, न्यूटन ने गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसकी खोज की थी? तो हमारे उम्मीद से न्यूटन ने जो खोज की थी वो गणना की खोज की थी। गणना की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो ये 2 आवेशित कण से रिलेटेड जो रूल दिया था, 2 आवेशित कणों से रिलेटेड Q1 × Q2/r², Q2/r², ये जो दिया था कूलम्ब साहब ने दिया था, कूलम्ब साहब ने दिया था। के यहाँ पर स्थिरांक है, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर? कूलम्ब। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी नंबर होंगे, कूलम्ब। ये ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर होंगे। जस्ट नेक्स्ट, NLJH व्हाट? तो NLJH, यहाँ पर देखिए n का मान 14, l का मान 12, j का मान 10, h का मान 8। तो बस 2 घटते जा रहा है, तो यहाँ पर 6 होगा। 6 पर क्या आता है दोस्त? f। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, 2, 14, 16 यहाँ पर देख लेते हैं। समुच्चय समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई ना कोई अलग हो। यहाँ पर क्या हुआ दोस्त? 16 में 2 गया 14, 24 में 3 गया 21, 64 में 8 गया 56, तो 41 में 5 जाएगा तो 36 होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर 35 दिया था, यही समूह से संबंधित नहीं है।
5 35 41। ओके, देखिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर देखिए 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, मान लीजिए ये कोई 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, इसके शीर्ष से एक शिखर का उन्नयन कोण, इसका शीर्ष जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। प्लेटफॉर्म मीनार से 50√3 मीटर की दूरी पर है। प्लेटफॉर्म ये वाला, ये लंबाई जो ये मीनार है, ये क्या है, मीनार, और ये पूरा प्लेटफॉर्म है क्या, प्लेटफॉर्म जिसकी दूरी है 50√3 मीटर, ठीक है। यानी प्लेटफॉर्म जो है उसके मीनार से 50√3 मीटर पर है, ठीक। तो तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एच पूछ रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, तो जितना यहाँ होगी उतनी तो यहाँ भी होगा, है कि नहीं, तो होगा। तो यहाँ पर लंब और आधार दिख रहा है, लंब बटे आधार, और यहाँ पर 30 डिग्री है, क्या है, तो 10 लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में होता है 30 डिग्री, तो h बटे 50√3, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो यहाँ से √3 खत्म, तो h बराबर कितना 50, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी मीनार की ऊंचाई, 57। मीनार की ऊंचाई यही तो यही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई है 57, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्त अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अब क्वेश्चन कुछ ही बचे हैं, है कि नहीं तो फिर भूल जाइएगा दोस्त, ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाएंगे और हमें भी एक अलग खुशी मिलेगा कि हाँ आपने शेयर किया है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार का त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, यानी एक लंबवृत्तीय शंकु है, देखिए आंसर शो कर गया, यह मेरा कहने का मतलब एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई होगी, सेम टू सेम होगी, ओके, यही ना। तो यहाँ पर अब आगे क्या पूछ रहे हैं, जिसके आधार की त्रिज्या उसके आधार के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, डैश का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, डैश का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, यानी दोनों के आयतन बराबर है, इक्वल है, किसका, शंकु और अर्धगोला। शंकु का आयतन क्या आता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा था आधार की जो त्रिज्या होगी उसकी ऊंचाई के बराबर होगी, तो 1/3 पाई r का मान मतलब क्या लेना है, सेम लेना है, r स्क्वायर, और h जो कहता है कि r बराबर h है, r बराबर h है, जो आधार की त्रिज्या वही r बराबर h है, यानी r के जगह पर हम यहाँ पर h के जगह पर r भी पुट कर सकते हैं, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये वाला r1 मान लेते हैं, ये r2, ये वाला r शंकु का है, ये वाला r अर्धगोला का है, ठीक है। तो यहाँ से ये पाई पाई खत्म, 3 खत्म, तो r2 स्क्वायर गुना यानी r1 का स्क्वायर गुना r1, तो ये r1 का क्यूब, ये r3 का क्यूब नीचे, r2 का क्यूब नीचे, तो इधर क्या बचा है 2, और इधर से 1 ला सकते हैं नीचे, तो यहाँ से अब रूट दोनों पर रूट क्यूब कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2 रूट क्यूब अनुपात 1। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। अब
अब लगता है कितना जल्दी सो जाएं दोस्त, क्योंकि अब जो है कि आँख बंद होने लगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? तो ये इसमें अमोनियम एक धन आयन है, क्योंकि ये NH4 बनता है, नहीं यहाँ पर +4 बनता है। तो ये अमोनिया राइट आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें और बताएं कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, और इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दें। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट PYP के लेकर।